नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 25 का, तो आपके लिए जरूरी है ये सेशन। अगर आप 26 का भी तैयारी कर रहे हैं, 27 का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी के साथ साथ एग्जाम के लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चनों का ट्रेंड कैसा दिखेगा। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीएससी का जो प्रॉब्लम्स है वो लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यानी कुल मिला के कह सकते हैं 7 से 9 खंडों में मिलकर बना होता है। उन सारे चीज़ों पर जानने के लिए यहाँ पर एक एक करके आपके सामने सारी स्ट्रेटेजी की, एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, यानी आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष में कि इकोनॉमी के सापेक्ष में किस प्रकार से लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है, क्या इसका सिलेबस रहता है, और साथ में इसके रिसोर्स तुम्हें कौन कौन से फॉलो करने हैं और किस प्रकार से इसको आराम से तैयार किया जाए जो आप इसको अच्छे से रेडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीएससी का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ज्ञात है कि यहाँ पर सीएससी यूपीएससी का प्रॉब्लम 2025 का मई में प्रस्तावित है और मई में ही देख लीजिए हो जाए। तो यानी आपके जनवरी से यहाँ पर फॉर्म आ जाएंगे और फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस पे कि अब जो समय है आपका, अब डेडिकेट होकर प्रॉब्लम्स की तरफ कन्वर्ट होने का समय है। यदि आप 25 देना चाहते हैं तो सबसे पहली जो कड़ी है वो क्या है कि प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कैसे करें। इसके लिए हम आपके लिए देखा जाए तो एक बैच लेके आ चुके हैं जहां पर हम लोग आपको दे रहे हैं यूपीएससी प्रॉब्लम सीएससी का कंप्लीट कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच इट मींस मतलब प्रॉब्लम्स का स्पेशल बैच है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स का जीएस कंप्लीट कराई जाएगी, सीसेट कंप्लीट कराएगी। इसमें प्रॉब्लम्स कंप्लीट सिलेबस होगा, चाहे सीसेट का है चाहे जीएस का। अगर आपको इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। इसके अंतर्गत बेसिक टेस्ट होंगे 20, एडवांस टेस्ट अलग से हैं। यहाँ पर मेंटरशिप दी जाएगी जो प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट ट्रैकिंग किया जाएगा कि आपका अभी कितना प्रोसेसिंग है, आप कितना और आगे बढ़ना है, आपकी कौन कौन सी कमियां हैं, आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं देखिएगा। एंड डाउट सेशन होंगे जो कि गूगल मीट के माध्यम से एवरी वीक में, यानी इसमें और बहुत बहुत सारी चीज़ें हम लोग एडवांस करने वाले हैं। इस बैच को हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं 5 नवंबर से। देख लीजिएगा कब से स्टार्टिंग कर रहे हैं, बोलेंगे सर इसको 5 नवंबर से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 25 दे रहे हैं एग्जाम, तो 25 के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अगर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो मार्च, अप्रैल जो मई का समय है 3 महीने का, वो पढ़ने का समय नहीं होता है, वो रिवीजन का समय होता है, वो प्रैक्टिस का समय होता है। तो जो गलती आपने लास्ट ईयर की है, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो भी इसको आप पार्टिसिपेट करें। आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर जब भी आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, आप इस ये आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह क्या, इसकी वजह इस लाने का मेन पर्पस ये, अगर आप इसके डाटा को उठा के देखेंगे तो लास्ट ईयर में ट्रेंड अगर देखा जाए तो आपके सामने निकल के आ रहा होगा कि लगभग 2020 में 10 लाख बच्चे बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कितने कर रहे हैं, ओनली 10,500 के आसपास। यानी आप मान सकते हैं कि 1% के अराउंड ही प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। 99% बच्चे वो हैं जो प्रॉब्लम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो पहली जो कड़ी है वो सबसे खतरनाक कड़ी होती है प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करना। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसको आज ही एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा। ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, परचेज कोर्स में जाना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी बैचेस के लिए, सभी बच्चों के लिए देखा जाए इन्वॉल्व है। जो बच्चे फाउंडेशन ले चुके हैं पहले से, उनके लिए 1000 में मिल जाएगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन की जगह आप फोन पे पेटीएम जो भी आप कर सकते हैं करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइएगा बिना देरी की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एक सिलेबस है। देखिएगा इसमें आपके सामने आपके पास 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से देखा जाए तो आपको यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चन ही सही करने हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने करंट अफेयर है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है या एनवायरमेंटोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और ये जो एरिया है इसमें से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन चुनौती क्या बन जाती है कि हमारा जो एरिया है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, सबसे पहली नीड होती है कि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है। देखिएगा यानी ये एक सिलेबस नहीं है, ये एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि मैं यहाँ से 100 क्वेश्चन दूंगा। सिलेबस का इन द सेंस अगर कहूंगा, जैसे आज हम लोग बात इकोनॉमी पे करेंगे तो पॉलिटी का कौन सा सिलेबस है देखिएगा। ऐसे ही इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमी के सापेक्ष में इकोनॉमी का सिलेबस क्या होता है, प्रॉब्लम्स का, जहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, लास्ट के लगभग 5 से 10 साल का ट्रेंड आपको देखना चाहिए कि किन कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक है जहां से यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में इकोनॉमी के क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको फिर फोकस एरिया, यानी किसी भी सिलेबस को पूरा करने के बाद अगला स्टेप होता है कि आप उस एरिया पे काम कर लीजिएगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके कोर एरिया के आपके पास नोट्स होने चाहिए जो लास्ट टाइम में रिविजन करने के काम भी आएंगे, है ना। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या, पीवाई को लगभग 10 से 15 सालों के पीवाई को ट्रेंड को देखा गया, टॉपिक वाइज एनालाइज किया नहीं किया गया, टॉपिक के सापेक्ष में आपने इंटरलिंक किया नहीं गया चीज़ों को, और फिर उसके बाद आपने क्या, उसकी प्रैक्टिस करी
क्या उसका रिवीजन दिया, क्या उसका टेस्ट किया गया। तो यानी एक सब्जेक्ट पर आपको इतनी गतिविधि करनी होती है, तब जाकर आप सब्जेक्ट पर मास्टरी कर पाते हैं। मास्टरी इन द सेंस कहूंगा तो उन प्रश्नों को सही तरीके से कर पाते हैं। इसी तरीके से जो इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करंट अफेयर है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे काम करेंगे। हमारी ये 5 से 6 वीडियो आएंगी जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पर पूरा आधारनुमा तैयारी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष में। देखिएगा, अब इकोनॉमी में जितना सिलेबस क्या होता है, इसका ट्रेंड क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन कहाँ से कैसे आए हैं, तुम्हें उसको रेडी कैसे करना है, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। देखो, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इकोनॉमी एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर आपके सामने देखा जाए 2019 में 14 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, 2020 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, 2021 में आपके पास 13 क्वेश्चन है, 2022 में 16 क्वेश्चन, 2023 में आपके पास 14 क्वेश्चन है, 2024 में आपके पास 15 क्वेश्चन। देखिएगा, यानी अगर आप एक एवरेज लगा लें तो इकोनॉमी का 2 पार्ट होता है, एक स्टैटिक पार्ट मतलब जो थियोरटिकल पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, और एक डायनेमिक पार्ट जो कि करंट अफेयर का पार्ट है, जो एडवांस का पार्ट है। देखिएगा, यहाँ पर ये एरिया अगर मैं देखूंगा तो 15 से लेकर 20 प्रश्नों के आसपास एक एवरेज आता है जहां से इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, इसकी वजह क्या है, अगर आप इकोनॉमी के सापेक्ष में देखेंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, वो कई प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के होंगे। मतलब अगर डबल आर पूछेगा तो डबल आर वर्तमान में कितने, ये नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन डाल देगा। पहले में स्टैटिक पार्ट दे देगा, दूसरे में क्या बोले, करंट अफेयर का पार्ट देगा। तो इकोनॉमी में जब भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कंसेप्ट बेस आता है, कंसेप्चुअल बेस आता है। देखिएगा, एंड उसके बाद अगर उसी इस आधार पर मिलाया गया दूसरा टाइप के प्रश्न होते हैं करंट ओरिएंटेड। देखिएगा, करंट को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन पूछने का वो प्रयास करता है। अगले स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो इकोनॉमी सर्वे ये सबसे इंपोर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी सर्वे से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर बजट को भी जोड़ लिया जाए इसी के साथ में तो आप ये देखेंगे 4 से 5-6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इकोनॉमी से इन दोनों एरिया से निकल के यहाँ पे आते हैं। अगला है आपके पास बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जिसकी डेफिनेशन के सापेक्ष में या कुछ ऐसी गतिविधि के सापेक्ष में बोल देगा कि हाल ही में समाचारों में देखने वाली गतिविधि किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी प्रश्न भी इकोनॉमी देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट वन इज, आप कह सकते हैं कि कंबाइंड अवेव, यानी यहाँ पर कंसेप्ट मिला लेगा, करंट मिला लेगा और यहाँ पर सर्वे मिला लेगा या फिर टर्मिनोलॉजी मिला लेगा। यानी इस प्रकार से वो 4 से 5 चीजों को मिलाने के बाद वो आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन डालने का प्रयास करेगा। यानी कुल मिला के इकोनॉमी के लगभग देखा जाए तो ये एक एरिया है जहां से प्रश्न जो इस तरीके से घूमने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष में तो मैंने इकोनॉमी के उन टॉपिकों को डिफाइन कर दिया गया जो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे अगर हम ये देखेंगे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से, पहला टॉपिक क्या है, आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक वृद्धि में क्या पढ़ना, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले इसके थोड़ी सी थीम के बारे में समझते हैं। देखिएगा, ये आपके सामने एक इकोनॉमी का दायरा है। देखिएगा, क्या दायरा है इकोनॉमी, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक है। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। नंबर 2 ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 3 आपके पास इंक्लूजन है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 4 डेमोग्राफिक, जिसको जनसांख्यिकी कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी, ये आपके सामने मिलेंगे। नंबर 6 है सोशल इश्यूज वगैरह है, और नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज देखिएगा। यानी कुल मिला के ये 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी में अगर हम लोग डायनेमिक पार्ट को भी, जैसे आपके पास बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, कुछ प्रोग्राम है, कोई स्कीम्स वगैरह है, या इंडियन ईयर बुक के अलावा भी जो बहुत सारी गतिविधि ऐसी होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, वो हम यहाँ करते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें, तो पहला टॉपिक क्या था, आर्थिक वृद्धि एवं विकास। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें क्या पूछता है, ये पूछने वाली अवधारणाओं को मैंने यहाँ बिल्कुल सब टॉपिकों में डिफाइन कर दिया गया। जैसे अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, टाइप कितने होते हैं, सेक्टर कितने होते हैं। अगर आप 2024 में जाकर देखेंगे प्रीलिम्स के पेपर में तो वहाँ सेक्टर से ही प्रश्न पूछा गया, याद होगा आपको। तो यहाँ पर ये संसाधन क्या होते हैं, इसका हम यूज कैसे करते हैं। इस यूज के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विकास बनाम विकास क्या है, विकास के निर्धारण मानक कौन कौन से हैं, यहाँ पर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, सूचकांक कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एक टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो पूछा जाएगा ये टॉपिक है। इस टॉपिक में जितनी भी अवधारणाएं हो सकती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
सेकंड टॉपिक अगर बात करेंगे, ये रहा आपके सामने गरीबी। तो गरीबी एक अपने आप में एक टॉपिक ऐसा देखिए, जो मैंने वहां पर लिखा है सेकंड टॉपिक के बारे में। अगर आप सेकंड टॉपिक देखेंगे तो सेकंड टॉपिक क्या, पॉवर्टी है, देखिएगा। अब पॉवर्टी से क्या पूछेगा, पॉवर्टी डेफिनेशन क्या होती हैं, कौन कौन से कारण हैं, उसका वितरण वंचन कैसे करते हैं, या आय बनाम कैलोरी क्या होता है, गरीबी का मापन कैसे करते हैं, गरीबी की कंडीशन कैसी वर्तमान में, उनमूल कार्यक्रम सरकार ने अभी तक कौन कौन से चलाए गए हैं देखिएगा, वर्तमान में संसाधन नीति कौन कौन से हम लोग लेके आ चुके हैं, ये आदिवासी अधिकार या मुद्दे आजीविका मिशन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर ऐसे ही अगर तीसरे को टॉपिक की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर तीसरा टॉपिक है हमारे पास इंक्लूसन, देखिएगा। अब इंक्लूसन के बारे में अगर देखेंगे तो इंक्लूसन की समावेशन की परिभाषा क्या होती है, प्रासंगिकता क्यों है, इसके प्रकार कितने होते हैं, वित्तीय समावेशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, हाल ही में की कौन कौन सी इनिशिएटिव हैं जो पहल है, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। यानी मैंने इन टॉपिकों के, अगर आप देखें इन टॉपिकों पे निकालने के बाद, तो यहाँ इस एरिया को सब टॉपिक में मैंने डिफाइन कर दिया गया है। अब डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी है, देखिए जनगणना का डेटा पूछेगा, लिंग के आधार पर जनसंख्या पूछेगा, राज्य के अनुसार पूछ लेगा, आयु संबंधी बीच में जो भी सामाजिक आर्थिक गतिविधि है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, जाति धर्म साक्षरता स्तर पूछ लेगा, मानव विकास के रुझान पूछ लेगा। यानी ये आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास क्या है, फिजिकल पॉलिसी है। अब फिजिकल पॉलिसी में राजकोषीय नीति में जैसे परिभाषा क्या होती है, कैसे कैसे फिजिकल पॉलिसी में हमारे पास प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं, व्यय क्या होता है, घाटे क्या होता है, ये राजस्व पूंजी पूंजीगत घाटा सारा निकल के जाएगा। और फिर लास्ट है सामाजिक मुद्दे, जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्वच्छता की, पेयजल की, सामाजिक कुछ ऐसी बुनियादी नीतियां होती हैं, वो करंट अफेयर में चल रही गतिविधियों को यहाँ पर इंडेक्सेस के माध्यम से पूछने का प्रयास करता है। इट मीन्स अगर मैं कहूंगा तो आपके सामने ये 7 टॉपिक हैं, 5 से 6 7 टॉपिक हैं। इस 7 टॉपिकों में अगर हम लोग देख लें तो ये एक एरिया है। अगर हम इस एक एक एरिया पर हम लोग मल्टीपल तरीके से काम कर लें तो इकोनॉमी से बनने वाले जो क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स में आप आराम से रेडी कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है, प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, उसको नोट्स में कन्वर्ट करना, उसको रिवीजन करना, उसका प्रैक्टिस करना, उसके टेस्ट लगाना, उसके पास आपको गाइडेंस देना, आपको मेंटरिंग करना, आप एक प्रकार से उसको प्रॉपर वे में पीवाईक्यू से इंटरलिंक करते चलें, उसके प्रैक्टिस करते चलें। ये एक आधार है, देखिएगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी को भी कवर करने का प्रयास करना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो एक एरिया आता है, देखिएगा। जैसे अगर आप देखें तो पहला एरिया आपके सामने यहां पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि लास्ट ईयर में ट्रेंड कहां से है। एक टॉपिक जैसे मैंने बोला बैंकिंग है, देखिएगा। अभी जो बैंकिंग फाइनेंस टॉपिक है, अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट से, आरबीआई से, ओएमओ वगैरह से, सेंट्रल बैंक से, डिजिटल करेंसी के माध्यम से, यहां पर 3 क्वेश्चन जो है हमें कहां मिले, 2024 में देखने को मिले। यानी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी टॉपिक से देखो बैंक रेट यहां पर भी है, देख लीजिए बैंक रेट यहां पर भी है, ऊपर ये रहा बैंक रेट, देखिएगा। तो यहां पर कितने 3 क्वेश्चन देखने को मिले। यही नहीं, इसी टॉपिक से आरबीआई गवर्नर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, मनी सप्लाई क्या, देखिएगा। 2022 में भी यहां पर 6 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी मैंने क्या किया, इन टॉपिकों को और इंटरलिंक करने का प्रयास किया गया। अगर आप देखेंगे नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है, ये इंटरेस्ट रेट है, या मॉनेटरी पॉलिसी है, 6 क्वेश्चन देखने को मिले 2021 में, देख लीजिएगा। तो यानी एक जो टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस जो है, इस टॉपिक से 2024 में भी आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, आपके पास 2023 में 3 क्वेश्चन है, 2022 में जाएंगे तो 6 क्वेश्चन है, 2021 में जाएंगे तो 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, अगर टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में लेके जाने का प्रयास करेंगे तो यह सेकंड टॉपिक बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर 2023 में देखेंगे, देखो इंडिया एक्सपोर्ट कितना था, 1 क्वेश्चन पूछा गया। नियर और रियर क्या होता है इकोनॉमिक्स में, या ई कॉमर्स क्या होता है, देखिएगा। इसमें 4 क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, एफडीआई क्या होता है, या करेंसी क्या होती है, देखो यही चीजें यही लगातार पूछ रहा है। आपके सामने 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर हम 2021 में देखेंगे, इंडिया एक्सटर्नल करेंसी या क्राइसिस क्या है, 5 क्वेश्चन देखने को मिले। यही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर और विस्तार पूर्वक देखें तो जीडीपी इन्फ्लेशन का जो एक आधार है, 2020 में आपके पास 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन है, 2023 में आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2022 में आपके पास 1 क्वेश्चन है, 2021 में आपके पास 2 क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल बेस पे हम यहाँ कहने का प्रयास ये करते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देखिए। तो यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका आधार है। इंटरनेशनल जो इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, जो संगठन है, डब्ल्यूएचओ है या डब्ल्यूटीओ है, या बाकी जितने भी यूएन वगैरह के बैठे हुए हैं, ब्रिक्स है, इन सबसे देखा जाए 24 में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 22 में 2 क्वेश्चन है, 23 में 2 क्वेश्चन है, 22 में 3 क्वेश्चन है, 21 में 2 क्वेश्चन है। यानी आप इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाते हैं, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, या स्टॉक एक्सचेंज है, 24 में आपके पास 1 क्वेश्चन है, 23 में आपके पास 2 क्वेश्चन है, 22 में 1 क्वेश्चन देखिएगा। तो ये वो एरिया है जो आपको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इस एरिया को मैंने और एक्सप्लेन किया गया, देखिएगा। और एक्सप्लेन कैसे किया गया, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें ये एरिया है जो आपको कवर करना है, देख लीजिएगा। जैसे
आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, यूज कैसे करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इको रिसोर्स कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होता है ना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी क्या होती है, मैक्रो माइक्रो बैलेंस कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग इम्पैक्ट इकोनॉमी पॉलिसी कौन कौन सी होती हैं। इसी सेकंड टॉपिक में पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को मैं क्या देखना है, ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जहां पर आप स्टैटिक के साथ में करंट को लिंक करते हुए रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ में लिंक नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको मैं दे दूंगा। और आपके साथ यहाँ पर इस साथ जो इकोनॉमी का एक एरिया है उसे हम लोग यहाँ पर 1 to 1 करके रेडी करेंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो क्लास नंबर 10 से लेकर 12 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रमेश कुमार बुक है या संजीव वर्मा किताब है, इसको फॉलो कर सकते हैं। बजट तो आपको पढ़ना ही है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है, देखिएगा पीआईबी रिपोर्ट भी आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, एआरसी रिपोर्ट भी पढ़ना है। ये एक रिसोर्स है जो इकोनॉमी के सापेक्ष में आपको फॉलो करने होते हैं। यदि आप इस बैच में जुड़ जाते हैं तो आपको ये रिसोर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस रिसोर्स के साथ यहाँ पर इंटरलिंक करके आपको कंसाइज वे में क्लास भी मिलेगी, आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यानी अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो बिना देरी किए गए आपके लिए यहाँ पर 1 to 1 करके इकोनॉमी जैसे मैंने डिस्कशन किया गया, टॉपिकों के सापेक्ष में इंटरलिंक करके करने का प्रयास किया गया, ये एक आधार है। अब मान लीजिएगा आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे, तो गरीबी पढ़ने से पहले परिभाषा क्या होती है, कारण क्या होते हैं, वितरण वंचन क्या होता है, आय बनाम कैलोरी क्या होती है, गरीबी का मापन कैसे करते हैं, गरीबी स्थिति क्या, यानी आपने सारी सिचुएशन फॉलो कर ली। अब जब आप प्रश्न लगाएंगे लास्ट ईयर के भी, एडवांस क्वेश्चन भी, तो ऑटोमेटिकली बनते हुए चले जाएंगे। इट मीन्स मतलब यहाँ पर हमने जो लेटेस्ट की घटनाएं हो रही हैं या योजनाएं हैं, इनिशिएटिव प्रोग्राम है, कुछ ऐसे आधार स्टार्टिंग किया सरकार ने, उसको भी लिंक कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका एक टॉपिक रेडी हो चुका है, इससे बनने से एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये, इन टॉपिकों के सब टॉपिक हम लोग ने डिफाइन कर लिए गए। तो आपको उस ले पर चलना, उस रास्ते पर चलना है कि अच्छा हमने कैलोरी नहीं समझा अभी क्या होती है, समावेशन नहीं समझा क्या होती है, तो ये एक इंटरलिंक करने की क्या है आपके साथ आदत होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों देरी किस बात की, अगर आप हमारे साथ जुड़कर जर्नी रेडी करना चाहते हैं तो मेन टारगेट क्या है कि हमारा इन सब पर हम कवर करेंगे, सी साइड भी इसमें कवर करेंगे। तो जाइएगा आज ही जाकर अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। ये बैच 5 नवंबर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेगा, 3 से 3.5 महीने क्लास चलेगी इसके आराम आराम से। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना रहेगा कि इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारा एरिया आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मिलता चला जाएगा। जो आप 25 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी भूल ना करें। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको अंतिम समय में अपने कर्मों की आहुति लगानी ही पड़ेगी, उसके लिए रास्ता तय होना चाहिए। रास्ता अगर बेस्ट होगा आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसको 5 नवंबर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, ओनली 1500 रुपीज़ में कंप्लीट यूपीएससी का प्रॉब्लम्स का 3.5-4 महीने क्लासेस आपको मिलेंगे, जहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।